नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट विवेश यादव और आज आप सभी के लिए मैं ये दूसरी बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो आज बना रहा हूँ। हमारे कई साथियों ने कहा कि थोड़ा सा एफआईआर के बारे में जानकारी दीजिए, आखिर एफआईआर क्या होता है। साथियों, एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए क्या है कि जब कोई घटना घटित होती है, किसी तरह का क्राइम होता है, समाज में कोई घटना घटित होती है, तो जब उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे एफआईआर बोलते हैं। लोग ज्यादातर एफआईआर का ही नाम जानते हैं, लेकिन एफआईआर के साथ साथ जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो एनसीआर भी एक चीज होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पुलिस घटना को नोट करती है। अब समझने वाली बात यह है कि एफआईआर क्या है और एनसीआर क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि दो तरह के अपराध होते हैं। एक संज्ञेय अपराध, जिसको गांव की भाषा में लोग संगीन अपराध भी कहते हैं, और एक असंज्ञेय अपराध, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो संगीन अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं, उनकी जब शिकायत थाने में लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं एफआईआर। और ऐसे मामले जो संगीन अपराध नहीं है, जब उनकी सूचना पुलिस थाने में लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो आपको समझ में आ गया कि एफआईआर और एनसीआर ये दो तरह की सूचनाएं हैं जो थाने में दी जाती हैं। अब ये हमारे अगर कानूनी भाषा में आपको बताएं तो एनसीआर जो लिखी जाती है वो सीआरपीसी की धारा 155 में लिखी जाती है, और एफआईआर जो लिखी जाती है वो सीआरपीसी की धारा 154 में लिखी जाती है। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एफआईआर कब लिखी जाएगी और इसको कौन लिखवाएगा, कैसे लिखवाएगा। ये थोड़ा सा लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। मान लीजिए कहीं घटना घटित होती है, किसी व्यक्ति के साथ कोई गंभीर स्थिति से मारपीट करता है, तो लोगों को यह लगता है कि जिसके साथ मारपीट हुई है वही एफआईआर दर्ज करा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। घटना घटित होते हुए जो भी व्यक्ति देखता है या जिसको भी उसकी सूचना है, वो कोई भी व्यक्ति उस एफआईआर को दर्ज करा सकता है। जैसे कि अगर पुलिस के सामने घटना घटित हुई है तो पुलिस खुद भी एफआईआर लिख सकती है। अगर जिसके साथ घटना घटित हुई है उसके कोई रिश्तेदार हैं, उसका मित्र है, उसका पारिवारिक लोग हैं, उन्होंने देखा है, वो भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। या जिसके साथ घटना घटित हुई है वो तो अपने आप एफआईआर दर्ज करा ही सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर घटना घटित हुई है और किसी की भी जानकारी में है तो कोई भी व्यक्ति एफआईआर को दर्ज करा सकता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या आज के दौर में क्या है कि लोग परेशान होते रहते हैं, थाने जाते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जाती। तो आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा, कानूनी तरीका बताऊंगा, जिससे कि आपकी एफआईआर 100% लिखी जाएगी। तो आपने ये जाना कि एफआईआर और एनसीआर दो चीजें हो गई। आपने ये जाना कि एफआईआर कौन लिखवा सकता है, कोई भी लिखवा सकता है। अब एफआईआर लिखने के लिए आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले जहां घटना घटित हुई है वहां के संबंधित थाने में जाकर के लिखित एक शिकायत पत्र देना है। आपके लिखित शिकायत पत्र के ऊपर ही एफआईआर दर्ज होगी। वैसे कानून तो यह बोलता है कि अगर आप मौखिक तरीके से या टेलीफोन के माध्यम से भी अगर थाने में जानकारी देते हैं तो एफआईआर लिखी जानी चाहिए। और एफआईआर लिखने से पहले जो भी थाने में लिखा गया है वो शिकायतकर्ता को पढ़ के बताया जाता है। जब शिकायतकर्ता संतुष्ट होता है कि हाँ, जैसे हमने बताया है वैसे ही एफआईआर लिखी जा रही है, तो वो एक साइन करता है या अपना अंगूठे का हस्ताक्षर लगाता है। उसके बाद एफआईआर को लिखा जाता है। अब देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि एफआईआर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपको गौर करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि एफआईआर में क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज कि एफआईआर में आपको देखना है कि एनसीआर है कि एफआईआर है। अगर सीआरपीसी की धारा 154 में लिखा गया है तो एफआईआर है। अगर सीआरपीसी की धारा 155 में लिखा गया है तो एनसीआर है। एफआईआर के अंदर
सबसे ऊपर आपका क्राइम संख्या होगा, क्राइम नंबर होगा। उसका मतलब है कि इस वर्ष उस थाने के अंदर कौन से नंबर की शिकायत लिखी गई। दूसरा, एफआईआर की तारीख होगी। तीसरा, शिकायतकर्ता का नाम जिसने शिकायत की है। चौथा, शिकायतकर्ता का एड्रेस जहां का शिकायतकर्ता रहने वाला है। पांचवा, अपराधी का नाम जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा रही है। छठवां, अपराधी का पता, अपराधी कहां का रहने वाला है। सातवां, घटना स्थल की जानकारी, घटना कहां पर घटित हुई है, घटना का समय, घटना के समय घटित हुई है, और घटना स्थल की थाने से दूरी कितनी है, यह भी लिखा जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने शब्द शब्द दर शब्द जैसे शिकायत लिख करके दी है, हूबहू वैसी ही शिकायत एफआईआर में लिखी जाएगी। और सबसे नीचे शिकायत लिखने वाले पुलिस कर्मचारी का नाम और उसका पद दिया जाएगा। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप शिकायत लिख करके देंगे तो आपकी शिकायत के हिसाब से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं उस शिकायत पर लागू होती हैं वो एफआईआर के अंदर आपकी रहेंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है जिनको आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके शिकायत पत्र के अनुसार ही धाराएं एफआईआर में लिखी जाती हैं। और सबसे आखिरी में आपकी एफआईआर की जो जांच कर रहा है जांच अधिकारी, जिसको आईओ भी बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और उस एफआईआर पर थाने की मोहर और हस्ताक्षर। ये आपकी एफआईआर का प्रारूप है जो आपको एफआईआर लिख जाने के बाद मिलता है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब लोग एफआईआर लिखाने जाते हैं तो कई बार एफआईआर नहीं लिखी जाती। उसका कारण कि जिसके खिलाफ आप एफआईआर लिखवा रहे हैं हो सकता है अपने क्षेत्र का दबंग आदमी हो, कोई नेता हो जिसकी लोग थाने में एफआईआर लिखने से डरते हो। तो इसका एक बहुत ही अच्छा प्रावधान हमारे कानून में दिया है जिसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्यों बोलते हैं? जीरो एफआईआर का मतलब यह है कि आपकी घटना कहीं घटित हो लेकिन आप उसकी शिकायत पूरे देश में किसी भी थाने में दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी घटना जहां पर घटित हुई है वहां पर अगर आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं और वहां के थाना अध्यक्ष एफआईआर नहीं लिखते हैं तो आप अपने प्रदेश के या देश के किसी भी थाने में जाकर के अपनी शिकायत दे सकते हैं, वहां पर आपकी शिकायत को लिखा जाएगा। फर्क कितना होगा? जब घटना स्थल के अलावा किसी दूसरे थाने में एफआईआर लिखी जाती है तो उसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। जीरो एफआईआर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें एफआईआर की बाकी सारी चीजें होंगी लेकिन जो अपराध संख्या है वो अपराध संख्या उसमें नहीं डाली जाएगी। उसका कारण यह है कि अपराध संख्या उसी थाने में रजिस्टर्ड होती है जिस थाने में घटना घटित होती है। तो अगर कोई दूसरा थाना आपकी शिकायत को दर्ज करता है तो वो जीरो एफआईआर दर्ज करेगा। आप ध्यान रखिए, आप किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, अगर पुलिस अधिकारी आपसे ये बोलता है कि ये घटना हमारे थाने के अंतर्गत नहीं आती है, घटना स्थल वाले थाने पर जाइए, तो आप उनको बता सकते हैं कि सर आप मेरी जीरो एफआईआर दर्ज कीजिए और उसके बाद संबंधित थाने को भेज दीजिए। यह आपका अधिकार है। तो जब आपकी जीरो एफआईआर लिखी जाएगी, जीरो एफआईआर लिखने के बाद एक कॉपी आपको मिलेगी और वो थाना घटनास्थल वाले थाने के प्रदेश कार्यालय में, पुलिस हेडक्वार्टर में उस एफआईआर को भेजेगा और वहां से वो सीधे घटनास्थल वाले थाने पर पहुंच जाएगी जहां उसकी जांच शुरू हो जाएगी। तो आपने समझा कि अगर घटनास्थल के थाने पर आपकी शिकायत नहीं लिखी जा रही है तो आप किसी भी थाने से जीरो एफआईआर लिख सकते हैं। मान लीजिए किन्हीं कारणों से आपका जीरो एफआईआर भी नहीं लिख पा रही है और घटनास्थल के थाना प्रभारी भी आपकी शिकायत को नहीं लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? फिर आपको उस जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके पास जाना है शिकायत के लिए। पुलिस अधीक्षक के अलावा आप वहां के डीआईजी के पास जा सकते हैं, आप वहां के आईजी के पास जा सकते हैं। जब आप इनके पास जाएंगे तो ये थाने के लिए जांच करने के बाद एफआईआर लिखने का निर्देश देंगे। मान लीजिए इसके बाद भी आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, कोई ऐसा दबंग व्यक्ति है कि एसपी भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, डीआईजी भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आपको कानून का सहारा लेना।
तो आपको क्या करना होगा कि जिस थाने के अंतर्गत घटना घटित हुई है उस थाने से संबंधित जो भी न्यायालय है, आप किसी वकील के माध्यम से न्यायालय में जाइए और सीआरपीसी की धारा 156(3), ध्यान रखिए आप इसको, कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आप कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं एफआईआर लिखने के। आपके आवेदन के बाद कोर्ट एक संबंधित मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगा और वो मजिस्ट्रेट आपकी बात को पूरी तरह से सुनेगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो मजिस्ट्रेट डायरेक्टली थाने को आदेश करता है कि इस मामले के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए। मान लीजिए कि आपने अपने संबंधित कोर्ट में दिया और उसके बावजूद आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद भी आपका प्रावधान, आपका संविधान आपको अधिकार देता है। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी दे सकते हैं। और इतनी अगर आप कसरत कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन साथियों मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी एफआईआर दर्ज कराते हैं, आप प्रयास कीजिए कि घटना की सही जानकारी दीजिए, क्योंकि अगर घटना की कोई गलत जानकारी देता है तो मैं आपको बता दूं कि आईपीसी की धारा 203 के तहत शिकायतकर्ता के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो आप घटना की बिल्कुल सही जानकारी दीजिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर इस प्रक्रिया को आप अपनाते हैं तो आपकी एफआईआर 101% दर्ज हो। और एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद आपकी जो भी समस्या है, आपके संग जो भी गलत हुआ है, उसके ऊपर पुलिस जांच करेगी। जांच में आप सहयोग कीजिए और सहयोग के बाद आपको न्याय मिलेगा। तो साथियों आज मैंने आपको एफआईआर के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया और शायद मेरी इस वीडियो के माध्यम से अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर कैसे दर्ज कराते हैं, एफआईआर नहीं दर्ज होती है तो क्या करना चाहिए, अगर पुलिस अधिकारी नहीं सुनते हैं तो कोर्ट से कैसे सहायता लेनी है, कोर्ट से नहीं होती है तो हाई कोर्ट से क्या रास्ता है एफआईआर लिखवाने का। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको आज बताई। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी क्वेरी है एफआईआर के संबंध में जो आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कभी भी मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये चैनल मैंने आम जनता को कानून की जानकारी देने के लिए बनाया है। मैं सदैव आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर हूं और इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत ही जल्द बहुत ही आपके काम आने वाली कानून से संबंधित मैं एक दूसरी वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।